गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर द दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ रहे थे। प्यारे बच्चों, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि दिल्ली में अलग अलग डायनेस्टी के रूलर्स जो हैं वो रूल करने आए। जैसे राजपूत डायनेस्टी हो गई, टर्किश रूलर्स हो गए, खलजी डायनेस्टी हो गई, तुगलक डायनेस्टी हो गई, सैयद डायनेस्टी हो गई, लोधी डायनेस्टी हो गई। ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं उस समय के जो हमें सबूत मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिली हुई हैं, जो वो समय के सिल्वर गोल्ड की बनी हुई चीज़ें मिली हुई हैं, उनसे हमें पता चलती हैं। जो कॉइन मिंट मिले हैं उनसे पता चलती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का फैलाव की और किस तरीके से इसका फैलाव हुआ। ठीक है, 13वीं सेंचुरी स्टार्टिंग की बात है कि जो दिल्ली के सुल्तान थे वो जो गैरिसन टाउन्स हैं उनको ऑक्युपाइड करना चाहते थे, और जो हिंडरलैंड सिटीज़ हैं वो चाहते थे। क्यों चाहते थे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हिंटरलैंड सिटीज़ हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है, आइए हम ये देखते हैं। प्यारे बच्चों, हिंटरलैंड यहाँ पे इसका मीनिंग दिया गया है द लैंड एडजेसेंट टू ए सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो ज़मीन थी जहाँ पर बंदरगाहें बनाकर व्यापार किया जाता था, सप्लाई की जाती थी सामान की, और वहाँ से जो बाहर से जो सामान आता था वो यहाँ पे उतारा जाता था। और वो गैरिसन टाउन्स पर कंट्रोल करना चाहते थे। इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वहाँ पर जो सोल्जर्स थे ना वो सेटल्ड हुए थे। ठीक है, अब कंट्रोलिंग द गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। सिंध और जो बंगाल है वहाँ पर ये जो गैरिसन टाउन्स थी, यानी कि जहाँ पर मैक्सिमम सोल्जर्स जो थे वो रहते थे, इन टाउन्स को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट था। लड़ाइयाँ भी होती थी चाहे जैसे भी वेदर कंडीशंस हों, लेकिन मतलब वो लड़ाई रुकती नहीं थी उस चीज़ को पाने के लिए। और ये जो दिल्ली का हक पाना बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। और जो अफ़गान के रूलर्स थे ना, अफ़गान से मंगोल्स आए थे जिनको बाद में मुग़ल कहा गया था। इन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, गैरिसन टाउन को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, और धीरे धीरे जो दिल्ली का सुल्तान था उसकी जो पावर थी वो वीक हो गई। और जो मंगोल्स, जिनको हम बाद में मुग़ल कहते थे, इन्होंने वहाँ पर राज करना शुरू कर दिया। इसके आगे जो राजवंशक थे वो थे गियासुद्दीन बलवान, उसने इसका एक्सपेंशन किया। उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक थे, इन्होंने भी उस साम्राज्य को और फैलाया। इसके बाद फिर कैंप लगाए गए जिनको इंटरनल फ्रंटियर्स कहा जाता था। इसमें जो हिंटरलैंड्स हैं और जो गैरिसन टाउन्स हैं, मेन मकसद था उन पर कब्ज़ा करना, उनको अपने क्षेत्र में ले लेना। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो जंगल थे, जो गंगा जमुना के किनारे पर जितनी भी वो ज़मीन थी वो इन्होंने सारी साफ़ करवाई, और वहाँ पर उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई। और जो हंटर गैदरर्स थे उनको वहाँ पर उन्होंने पीजेंट्स, फार्मर्स जो थे सेटल कर दिया। ठीक है, और उस ज़मीन को उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए, जो पीजेंट्स थे, जो दास वर्ग के, मजदूर वर्ग के लोग थे, उनको बोला कि यहाँ पर एग्रीकल्चर करें। और नई गैरिसन टाउन्स जो थी वो
वहाँ पर बनाई और उस एरिया को डेवलप किया इन्होंने। उसके बाद एक्सटर्नल फ्रंटियर्स आते हैं, उसका भी इस सल्तनत ने और उसको बढ़ाने की कोशिश की। अलाउद्दीन खिलजी और जो मोहम्मद तुगलक थे, इन्होंने जो सदर्न इंडिया का एरिया था उसमें भी अपना जो राज था उसको बढ़ाने की कोशिश की। और जो सल्तनत की आर्मी थी उन्होंने बहुत सारे एलिफेंट्स, हॉर्सेस और स्लेव्स को कैप्चर कर लिया, यानी कि पकड़ लिया। और जो जैसे ये लूटते थे, मंदिरों को लूटते थे, जो प्रीशियस मेटल्स होते थे इन्होंने वो भी लूट लिए और अपने आप को मजबूत कर लिया। और ये जो 13th सेंचुरी के एंड में मोहम्मद तुगलक ने काफ़ी हद तक अपने एरिए को, अपना जो साम्राज्य है उसको बढ़ा दिया था और अपनी आर्मी को भी बढ़ा दिया था। उन्होंने धीरे धीरे ये जो दिल्ली है इसको सीज कर लिया और अपने कब्ज़े में ले लिया। फिर जो इस सल्तनत है, ये जो मंगोल सल्तनत है, ये पीजेंट्स से टैक्स कलेक्ट करती थी। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल ओवर सच ए वास्ट टेरिटरी। लेकिन हम आगे ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये प्रभावित हुआ और कम्प्लीटली इन्होंने इस पूरी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया। ठीक है।